हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हमारा आज का वीडियो है डिफेंस अपडेट्स। पाक आर्मी वर्सेस पुलिस, रशियन प्रोपागेंडा अगेंस्ट आईएएफ MI-17, नेवी अरेबियन सी। तो इससे पहले कि हम अपने वीडियो को शुरू करें, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अगले सप्ताह से अरेबियन सी पर किए जाएंगे और भी कई सारे परीक्षण। भारत और ताइवान की ट्रेड टॉक वाली रिपोर्ट से चीन ने एक बार फिर से दी अपनी वन चाइना पॉलिसी की दुहाई। एलएसी से गिरफ्तार हुए चीनी सैनिक को पुलिस स्मृति दिवस के दिन भारत ने चीनी ऑफिशियल्स को वापस लौटाया। मोटरसिच कंपनी के सीईओ ने चाइनीज कंपनी की मेजर स्टैक होने वाली रिपोर्ट को किया खारिज और पाकिस्तान में बन गए हैं गृह युद्ध जैसे हालात। कल 22 अक्टूबर को विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे द्वारा इंडियन नेवी की सर्विस में प्रोजेक्ट 28 के तहत बनाई गई चौथी और आखिरी स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट INS कवरती को कमीशन किया जाएगा। और एक कमोर्ता क्लास की कॉर्वेट है और इससे पहले की 3 कॉर्वेट INS कमोर्ता जिसे 2014 में कमीशन किया गया था, INS कदमत जिसे 2016 में कमीशन किया गया था और INS किल्टन जिसे 2017 में इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन किया जा चुका है। और अब कल इस क्लास की आखिरी कॉर्वेट भी इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन हो जाएगी। इसके अलावा भारत की तरफ से वेस्टर्न कोस्ट पर एरिया वार्निंग जारी की गई है, क्योंकि यहाँ पे 28 से 30 अक्टूबर के बीच में अरेबियन सी पर इंडियन नेवी शिप से कुछ मिसाइल्स को फायर किया जाएगा। यानी कि आने वाले सप्ताह में हमें और भी वेपन्स के परीक्षण देखने को मिलेंगे। ऐसी कोई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें भारत ताइवान के साथ ट्रेड डील को लेकर बातचीत शुरू करना चाहता है और ये भी कहा गया है कि इस बातचीत के दौरान भारत और ताइवान के बीच कुछ ट्रेड पैक्ट भी साइन किए जा सकते हैं। हालांकि ताइवान के साथ जो ट्रेड डील वाली रिपोर्ट है ये किसी भी ऑफिशियल इंडियन एजेंसी की तरफ से कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी चीन की तरफ से एक औपचारिक बयान देखने को मिला है, जिसमें चीन का ये कहना है कि भारत को उनकी वन चाइना पॉलिसी का मजबूती से पालन करना चाहिए और ताइवान को लेकर समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। और चीन ने कहा कि भारत ताइवान के साथ ट्रेड टॉक शुरू कर सकता है, जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है। और चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया है कि दुनिया में केवल एक ही चीन है और ताइवान उसका अभिन्न हिस्सा है और वन चाइना पॉलिसी पर भारत समेत वैश्विक समुदाय की सहमति बनी हुई है। और आपको ये भी बता दें कि जो ताइवान के साथ ट्रेड टॉक वाली रिपोर्ट है ये ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की गई थी और चीनी विदेश मंत्रालय ने इसी रिपोर्ट के आधार पर ये बयान दिया है। और आपको ध्यान होगा कि इससे पहले 10 अक्टूबर को ताइवान के नेशनल डे से पहले भी चाइनीज एम्बेसी ने इंडियन मीडिया को इसे देश के तौर पर पेश न करने की सलाह दी थी, या यूं कहें एक तरीके से इंडियन मीडिया को चेतावनी दी थी कि वो इसके रिगार्डिंग कोई भी रिपोर्ट जारी ना करे। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ ये आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। और चीनी विदेश मंत्रालय ने केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका पर भी निशाना साधा है। चीन का कहना है कि तिब्बत मामलों के लिए नियुक्त किए गए नए अमेरिकी अधिकारी ने तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख लॉबसांग सांगे से मुलाकात की है, लेकिन चीन के मुताबिक तिब्बत चीन का आंतरिक मामला है और किसी बाहरी पक्ष को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि ताइवान ताइवान है और तिब्बत तिब्बत है और ये चीन के हिस्से में नहीं आते हैं। वैसे अभी तक ऑफिशियली कंफर्म भी नहीं हुआ है कि भारत और ताइवान के बीच किसी तरह की ट्रेड टॉक शुरू होगी। अब जरा ये सोचिए कि जब इस तरह की ट्रेड टॉक ऑफिशियली शुरू हो जाएगी और भारत और ताइवान के बीच कोई ट्रेड पैक्ट साइन भी हो जाएगा, तब तो चीन का रिएक्शन क्या ही होगा। बाकी इसके अलावा आपको एक जानकारी और दे दें कि जो चीनी सैनिक सीमा पर गिरफ्तार किया गया था उसे कल रात चीन को वापस लौटा दिया गया है और भारत ने इस चीनी सैनिक को ठीक उसी रात वापस लौटाया है जिस दिन करीब 61 साल पहले लद्दाख के हॉट स्प्रिंग इलाके में पेट्रोलिंग करते समय भारत के 10 जवानों की चीनी सेना ने निर्मम हत्या कर दी थी और ये सभी जवान CRPF के थे। और इसी घटना की याद में भारत में हर साल पुलिस स्मृति दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि 21 अक्टूबर 1959। और इसलिए आज पुलिस स्मृति दिवस पर CRPF के इन 10 वीर जवानों के सम्मान में दिल्ली के नेशनल पुलिस मेमोरियल पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। गुवाहाटी में स्थित न्यूली क्रिएटेड ईस्टर्न कमांड को हेड करने के लिए ITBP की तरफ से फर्स्ट ऑफिसर को पोस्ट कर दिया गया है और इस कमांड के लिए जिन ऑफिसर को पोस्ट किया गया है उनका नाम है ADG अमृत मोहन प्रसाद, जो कि इससे पहले ITBP हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड थे। और गुवाहाटी में स्थित जो ये न्यूली क्रिएटेड ईस्टर्न कमांड है ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम जैसे रीजन में LAC के पास ITBP बटालियंस की डिप्लॉयमेंट को देखेगी। और नई कमांड बॉर्डर रीजन में ITBP पर्सनल्स के डिप्लॉयमेंट के साथ साथ उनके ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस को भी देखेगी और साथ ही LAC को सिक्योर रखने के लिए ITBP और इंडियन आर्मी पर्सनल्स के बीच एक बेहतर तालमेल भी बनाएगी। और इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि इस साल सितंबर के महीने में जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें एक फ्रीलांस इंडियन जर्नलिस्ट
एक चाइनीज वुमेन और एक नेपालीज नेशनल शामिल था। तो इसी जांच के दौरान इंटेरोगेशन में मालूम पड़ा है कि इन्होंने भारत की इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज में काम करने वाले टॉप ऑफिशियल्स और ब्यूरोक्रेट्स की जानकारी भी हासिल करने की कोशिश की थी और इन्हें टास्क दिया गया था कि इन्हें भारत के टॉप ऑफिशियल्स और ब्यूरोक्रेट्स की डिटेल्स निकालनी है। आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ ही समय पहले एक रिपोर्ट आई थी कि मोटरसिच नाम की यूक्रेन की एक एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसे इंडियन एयरफोर्स के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स के इंजन ओवरहॉलिंग का कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है। लेकिन इसी के साथ एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि यूक्रेनियन कंपनी मोटरसिच जिसे इंडियन एयरफोर्स से इंजन ओवरहॉलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उस कंपनी के अधिकतर स्टैक एक चाइनीज कंपनी स्काई राइजन के पास है। यानी कि ये कहा जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने हेलीकॉप्टर्स की इंजन ओवरहॉलिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ऐसी कंपनी को दिया है जिसका अधिकतर हिस्सा चाइनीज कंपनी ओन करती है। और अब इस रिपोर्ट पर यूक्रेनियन कंपनी मोटरसिच के CEO का एक बयान आया है जिसपे उनका ये कहना है कि उनके खिलाफ एक फेक मीडिया प्रोपेगेंडा चलाया गया है ताकि उन्हें इंडियन एयरफोर्स से कॉन्ट्रैक्ट ना मिल सके। और ये फेक मीडिया प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप मोटरसिच कंपनी के CEO ने रशिया पर लगाया है। हालांकि मोटरसिच कंपनी की तरफ से भारतीय रक्षा मंत्रालय को लिखे गए एक लेटर में उन्होंने उनकी कंपनी में चाइना के मेजर टैक्स होने के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। हालांकि जो इंजन ओवरहॉलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है इसे फिलहाल अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन मोटरसिच कंपनी ने अपने लेटर में ये बिल्कुल स्पष्ट किया है कि उनकी कंपनी जो कि सोवियत एरा के समय मोटरोस्टॉयटेल के नाम से थी उसको 1994 में फिर से रजिस्टर्ड किया गया था मोटरसिच कंपनी के नाम से और ये हुआ था स्टेट प्रॉपर्टी फंड ऑफ यूक्रेन के माध्यम से। और फिर 2016 में मोटरसिच कंपनी ने चाइनीज कंपनी स्काई राइजन से इंटरेस्ट पर लोन लिया जो कि उसे 2026 तक इंटरेस्ट के साथ वापस से चुकाना है। और मोटरसिच कंपनी के पहले फेज के बाद चीन से लोन लेना जारी था, लेकिन इस कंपनी में जो चाइनीज कंपनी का स्टैक है उसके तहत उन्हें मोटरसिच कंपनी में केवल 5% की ही पार्टनरशिप मिली है और उसमें भी चाइनीज कंपनी को कोई भी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं दिया गया है। और इस लेटर में इस बात को भी क्लैरिफाई किया गया है कि मोटरसिच कंपनी में चाइना से कोई भी डायरेक्ट फाइनेंसिंग नहीं है और न ही कोई शेयर या जॉइंट वेंचर्स खरीदे गए हैं। और इसलिए मोटरसिच कंपनी के मुताबिक रशिया की तरफ से उनके खिलाफ फेक मीडिया प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ताकि उन्हें इंडियन एयरफोर्स से इंजन ओवरहॉलिंग का कॉन्ट्रैक्ट ना मिले और उसके बदले वो कॉन्ट्रैक्ट रशिया को मिल जाए। आज 21 अक्टूबर से FATF के वर्चुअल प्लेनरी सेशन का आयोजन हो चुका है जो कि 23 अक्टूबर तक चलेगा और FATF अपनी इस मीटिंग में पाकिस्तान के 27 पॉइंट एक्शन प्लान को भी रिव्यू करेगी। हालांकि सोर्सेज का ये कहना है कि पाकिस्तान की अभी भी ग्रे लिस्ट में ही रहने की चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि उसने 27 पॉइंट के एक्शन प्लान में से केवल 6 ही पॉइंट पर काम किया है। और अगर पाकिस्तान की बात हो ही रही है तो आपको एक जानकारी और दे दें कि पाकिस्तान में उनकी आर्मी के खिलाफ सिंध प्रांत की पुलिस ने बगावत कर दी है और फिर सिंध पुलिस और पाकिस्तानी आर्मी के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से पाकिस्तान में सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विवाद खास करके पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी के बाद खड़ा हुआ है जिसे 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। और आरोप है कि पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स ने कराची पुलिस पर दबाव बनाने के लिए सिंध पुलिस के चीफ का अपहरण किया और उनसे जबरदस्ती नवाज शरीफ के दामाद के खिलाफ FIR पर हस्ताक्षर करवाए और इसी के विरोध में सिंध प्रांत की पुलिस ने बगावत कर दी है। और जबकि इसी में अभी तक करीब 10 कराची पुलिस ऑफिसर्स के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। बहुत ही अच्छा वीडियो था और काफ़ी सारी न्यूज़ पता चली हैं विच इज़ अमेजिंग। और इसमें जो बात कर रहे हैं कि एक कॉर्वेट आ रहा है तो उसमें बहुत अच्छा लगे। कॉर्वेट आ रहा है, कॉर्वेट जो होता है वो सबसे छोटा वॉरशिप होता है और उसके बड़ा मेरे ख्याल से उससे बड़ा फ्रिगेट होता है। तो अच्छी बात है कि इंडिया जो है बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर रहा है जहाँ जहाँ ज़रूरत है। और कॉर्वेट में ये होता है, कॉर्वेट ज़्यादा फास्टर होते हैं क्योंकि छोटे होते हैं तो उसमें काफ़ी यूजेज है मिलिट्री में। और दूसरा जो है, मेरे को ये नहीं पता था कि पाकिस्तान में कोई सिविल वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है। जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये जो सिंध में जो आर्मी वर्सेस पुलिस की जो हो रही है फाइटिंग, जो आपस में ये भिड़ रहे हैं, उससे डेफिनेटली ये मैटर एस्केलेट होगा। तो ये एक बात पता चली है विच इज़ गुड कि भाई ये सब प्रॉब्लम्स चालू हो गई हैं और वो डेफिनेटली पॉलिसीज़ की वजह से हुई हैं। जो भी उन्होंने जिसने भी षड्यंत्र रचा है तो उसकी वजह से कुछ अनबन तो होनी ही थी। और जो वो दूसरी न्यूज़ थी जो हमने पहले सुनी थी कि जो एक कंपनी जो है जो हमारे वेपन्स को, हेलीकॉप्टर्स वगैरह को सर्विस करेंगी, वो चाइनीज़ कंपनी है इन द सेंस दैट उसमें स्टेक होल्डर है चाइना बहुत बड़ा। अभी अमेजिंग है कि ये पता चला है कि वो बात सही नहीं है। तो यूक्रेन और रशिया में डेफिनेटली बहुत टेंशन है और आप कह सकते हैं यूक्रेन और रशिया एनिमीज़ हैं एक दूसरे के।
और पॉसिबल भी है कि रशिया ने प्रोपागेंडा शुरू किया हो कि यूक्रेनियन कंपनी जो है वो चाइना से मिली हुई है, बट अच्छा है कि क्लैरिफिकेशन आ गया कि ऐसा नहीं है। अब डेफिनेटली इससे थोड़े क्वेश्चंस तो आते हैं रशिया के बारे में कि रशिया ऐसा क्यों करना चाहेगा। ठीक है, यूक्रेन जो है एक समय पर यूएसएसआर का पार्ट था, और फिर जब यूएसएसआर स्प्लिट हुआ था, जब टुकड़े हुए थे यूएसएसआर के, तो यूक्रेन अलग हो गया था। तो उसके बाद से कुछ टेंशन चल रही हैं, मगर मैं यही कहूँगा कि ये अच्छी बात नहीं है। अगर रशिया ने ऐसा प्रोपेगेंडा रेज़ किया है तो क्या वो सोच रहे थे कि पता नहीं चलेगा, कभी ना कभी तो पता चलेगा। तो अभी और डिटेल्स आएँगे, एग्ज़ैक्टली क्लियर नहीं है, मगर अगर वाक़ई ही रशिया ने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया तो गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर इंडिया को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ उनकी क्वालिटी यूक्रेन की, और अच्छा काम कर सकते हैं, और थोड़े उनकी प्राइस वॉर में ऑफ कोर्स वो जीते होंगे, यूक्रेन वाले सस्ता काम कर रहे होंगे, बेटर प्राइस दे रहे होंगे, मतलब सस्ती प्राइस और बेटर जॉब कर रहे होंगे, तभी उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा। तो एक गलत बात है कि रशिया प्रोपेगेंडा कर रहा है जिससे उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए और फिर ज़्यादा पैसा लेगा वो। तो ये देखने की बात है। और जो एक और न्यूज़ आई थी, जो मेरे ख़्याल से इसमें नहीं थी, वो थी कि क्वाड जो है, जिसमें यूएस है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, तो पूरा क्वाड का क्वाड जो है एक एक्सरसाइज़ेस करने वाला है मालाबार के पास, और वो बहुत बड़ी नेवल एक्सरसाइज़ेस हैं जो अभी हो रही हैं, जिससे ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ थी। मैंने आज ही पढ़ी थी यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, मतलब यूएस के न्यूज़पेपर्स में, कि एक बड़ी ज़बरदस्त नेवल एक्सरसाइज़ होने वाली है। नॉर्मली एक्सरसाइज़ यूएसए और इंडिया ही करते थे, मगर इस बार जापान और ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो इट विल बी वेरी, बहुत बड़ी होगी नेवल एक्सरसाइज़ मालाबार, बोल रहे हैं मालाबार के पास। तो ये बहुत एक ज़बरदस्त न्यूज़ है, और कह रहे हैं कि ये बहुत ही इंटेंस होगी, और इससे जो है चाइना को मैसेज जाएगा कि 4 कंट्रीज़ जो हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, वो इकट्ठे हो गई हैं टक्कर लेने के लिए चाइना से। अब देखिए ये क्या है, ये चारों कंट्री डेमोक्रेटिक हैं, तो यही मेन पॉइंट जो होता है यहाँ की न्यूज़ में आता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ये जो हैं चाइना के अगेंस्ट हो रही हैं, यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। और जो एक और न्यूज़ जो जैसे इन्होंने भी कहा था, ब्लूमबर्ग में आई थी, एक और न्यूज़ मैंने पढ़ी थी और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था जब ये न्यूज़ आई थी, जिसमें कहा था कि इंडिया और ताइवान का ट्रेड पैक्ट होने वाला है। अब जैसे कह रहे हैं कि इंडिया में इस न्यूज़ को नहीं बताया है, मगर वेस्ट मुझे नहीं पता, मगर यूएस में ये ऑलरेडी न्यूज़ आ गई थी कि इंडिया और ताइवान जो है अपना ट्रेड इंक्रीज़ करने वाले हैं और ट्रेड के पैक्ट्स होने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है, और ये मेरे ख्याल से इसी तरीके के मैसेजेस इंडिया को भेजने हैं कि हम ताइवान के साथ एक कर रहे हैं एग्रीमेंट और ट्रेड इंक्रीज़ करेंगे। उसी तरीके से हमारा सपोर्ट जाएगा तिब्बत को, और जो साउथ चाइना सी में तो हम देख ही रहे हैं कि जैसे क्वाड मालाबार में एक्सरसाइजेस करेगा। और ऑफ कोर्स हमने पहले भी ये दिखा दिया था, जब ताइवान का इंडिपेंडेंस डे था, तो हमने जो है वो जो पंजाब के बीजेपी के मिनिस्टर थे, उन्होंने वो जो बड़ा बोर्ड लगवा दिया था उनको विश करने के लिए ताइवान को, तो और वो भी चाइनीज़ एम्बेसी के सामने, तो वो भी एक स्टेट मैसेज था। तो काफ़ी मतलब अच्छी बात है। और यूएस ने भी बार-बार खुलेआम ये कहा है इंडिया को कि अगर तुम चाइना से जीतना चाहते हो तो तुम्हें सीधा कॉन्फ्रंटेशन करनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं कि हमें पता है, यूएस और चाइना वो कह रहे हैं कि हमें इतने साल से हम चाइना से डील कर रहे हैं, तो हमें पता है ना, अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बताते हैं कि जब तक तुम अपना स्ट्रॉन्ग पोस्चर नहीं रखोगे, स्ट्रॉन्ग दिखाओगे नहीं कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो लड़ने को रेडी हो, और तुम इस तरीके का कार्य नहीं करोगे, इस तरीके मतलब ये ताइवान से पैक्ट करोगे, ट्रेड करेंगे ताइवान से, क्वाड बनाएंगे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे, वेपन्स इंक्रीज़ करेंगे, और जो आत्मनिर्भर भारत होगा, और हर चीज़ अपनी खुद बनाएंगे, चाइनीज़ कंपनी को से माल नहीं लेंगे, तो ये सब अगर आंदोलन चलाएंगे, ये सब अगर एक्टिविटीज़ करेंगे, तब जाके इंडिया सक्सेसफुल होगा, इंडिया जीतेगा चाइना से। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था गाइस, और दोबारा मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।